अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मुसलसल ब्लास्फेमी केसेस के हवाले से जो पाकिस्तानी नौजवानों को ट्रैप किया गया एक ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप की तरफ से, जिनको मुसलसल मदद हासिल थी जुडिशरी के अंदर बैठी हुई चंद काली भेड़ों की और एफआईए के अंदर बैठे हुए एफआईए साइबर क्राइम विंग लाहौर, एफआईए साइबर क्राइम विंग कराची, एफआईए साइबर क्राइम विंग पेशावर, एफआईए साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद और रावलपिंडी, इसके अंदर बैठे हुई चंद काली भेड़ें शामिल थी, जिन्होंने इस ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के साथ मिलकर पाकिस्तानियों के खिलाफ इस तरह से तौहीन रसालत के इल्जाम लगाए। उनका कहना यह है, ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का ऑफिशियली कहना यह है कि मिलियंस में लोग हैं, लाखों में लोग हैं जो ब्लास्फेमी कर रहे हैं, यानी पूरा पाकिस्तान, अल्लाह ताला माफ करे, उनके मुताबिक साफ ज़ाहिर है कि वो अपने बिजनेस के फिगर बढ़ा के दिखाने के लिए इस तरह का तासुर देते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी हो रही है, या वो ऐसा तासुर पेश करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से कि उनको एक खूनख्वार हस्ती के तौर पे, शख्सियत के तौर पे पेश करते हैं, जो बड़ा जुल्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दीन रहमत है, मोहब्बत का दीन है, दीन, इसको रिलीजन ऑफ पीस कहा गया है, और ये बात हकीकत है। लेकिन चंद लोगों का कारोबार इस बात से चलता है कि नफरत फैलाई जाए। हमारे साथ एक मरतबा फिर से मौजूद हैं हादी अली चट्ठा, और हम इनके साथ डिस्कस करेंगे इसलिए कि ये बहुत से ब्लास्फेमी केसेस में ईमान हाज़िर निदारी साहिबा और हादी अली चट्ठा साहब वकील हैं, ये ट्रायल के प्रोसेस में पेश होते हैं, तो इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता कि जब ट्रायल होता है तो एफआईए साइबर क्राइम विंग की तरफ से शवाहिद क्या पेश किए जाते हैं, सबूत क्या हैं। बात लोग ये कह रहे हैं, आपने देखा होगा कोई डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और चीजें आ रही हैं कि जी बड़े स्ट्रॉन्ग शवाहिद हैं, बड़े ये केस है, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग शवाहिद नहीं है कुछ शर्म आनी चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं हजारों लोग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ब्लास्फेमस मटीरियल, मैंने बार बार कहा, कंटेंट क्रिएट किसने किया इसके ऊपर बात ही नहीं होती। किसी बंदे से गलती से शेयर हो गया, या उससे ट्रैप करके शेयर करवाया गया, या लड़की वाला फार्मूला अप्लाई करके वो कार्रवाई डाली गई, उसके ऊपर आप नौजवानों को फंसा रहे हैं, एक फसाद फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब इस वक्त हम बात करेंगे स्पेसिफिकली एविडेंस के ऊपर कि एविडेंस क्या है। तो हादी साहब, हमें पहली चीज ये बताइएगा, चाहे आप एक दो मिसालें भी दें जो आप दे सकते हैं, कि जो केसेस हैं, एक तरफ दावा किया जा रहा है जी बड़ा स्ट्रॉन्ग केस होता है, डिजिटल एविडेंस मौजूद है, लेकिन जब आप ट्रायल के में उस एविडेंस को देखते हैं तो आप कितने मुतमिन होते हैं कि ये सही है, ये गलत है, और अगर ये गलत है तो कैसे गलत है और सही है तो कैसे सही है? प्लीज हमें रहनुमाई करें। जी बिल्कुल। देखिए नवाज साहब, ये कोई लगभग 28 से 32 ऐसे ट्रायल्स हैं, अक्यूज्ड हैं, कुछ इस्लामाबाद कोर्ट में चल रहे हैं, सेशन कोर्ट में, और कुछ मेजॉरिटी रावलपिंडी कोर्ट में। तो मैं आपको बता दूं, और ये सारी जो बात है एविडेंशियल वैल्यू की या किस हद तक ये केसेस स्ट्रांग है, वो सारी जाती है कमीशन के मुतालबे की तरफ, कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो कमीशन का मुतालबा हो रहा है, और वो सारे जो शवाहिद हैं, अगर इस मुल्क में कहीं भी 400 या 450 तक के विक्टिम्स होते और उनके मुदई सेम होते, एविडेंशियल वैल्यू मैं मुदईयों से शुरू करूंगा, उनके मुदई या कंप्लेनेंट सेम होते, या उनके ऊपर इल्जाम सेम होता, ऑफेंसेस सेम होते, और उनके ऊपर हत्ता कि एविडेंस जो प्लांट किया जाता है एलिजिडली, उनसे रिकवर कराया जाता है एलिजिडली, वो सारा भी सेम होता, तो किसी भी मौजूदा माशरे में कमीशन का मुतालबा होता कि मुतालबा बिल्कुल जायज है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब मैं आ जाता हूं आपके ऊपर स्पेसिफिक एविडेंस के ऊपर। तो इन सब के अंदर सेक्शन 11 का लगाया जाता है, 295A-B-C लगाया जाता है, और 298A लगाया जाता है। अब ये सारा क्या करता है कि ये एक नॉर्मल पर्चा जो ब्लास्फेमी का होता है, जिसमें आप बताते हैं कि एक फलां आदमी ने इसको ब्लास्फेमी करते हुए सुना, अनाउजुबिल्लाह, देखा, कोई कलमात कहते हुए देखा, कोई जो है मजहबी जो है वो तालीमात या कागजात को जलाते हुए देखा, या कोई ऐसी बात देखा, तो वो एक फिजिकल एविडेंस होता है, फिजिकल केस होता है। इन केसेस में सारा ऑनलाइन केसेस बनाए गए हैं कि ये ऑनलाइन ब्लास्फेमी के मुर्तकिब हुए हैं, और ऑनलाइन ब्लास्फेमी भी ऑन देयर ओन नहीं, ये कहते हैं किसी जाती चैट में भी नहीं, ये कहते हैं कि कुछ ब्लास्फेमस ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इन साइट्स के ऊपर जहां पे ब्लास्फेमी हो रही है। तो उन ग्रुप्स के अंदर आप देखेंगे कि बेतहाशा लोग हैं, कई 100 अफराद हैं, बट कई 100 अफराद में से कुछ को डाला जाता है उस ग्रुप के अंदर, उन कुछ को ही गिरफ्तार किया जाता है, अगवा किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, और उनको ट्रायल फेस कराया जाता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कि इन सब ग्रुप्स के अंदर ये जो मुद्दईयान हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के जो मेंबर्स हैं, वो कुछ अफराद तो इस गैंग के अंदर 2-2 साल तक मेंबर रहे। आप अंदाजा करें कि 2-2 साल तक एक मेंबर ग्रुप के अंदर ब्लास्फेमी मटेरियल देख रहा है, मैसेज करके रिस्पॉन्ड कर रहा है, आगे से जो मुल्जिमान है या बाकी लोग हैं वो उससे बात कर रहे हैं। और मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर विटनेसेस जो है उनको कुछ पुट किया कि आप ये कंफर्म कर सकते हैं ना कि यहाँ पे जो मुल्जिम है या कोई और मेंबर है ग्रुप का,
वो मुद्दई से, कंप्लेनेंट को एक औरत समझ के बात कर रहा है। यानी कि वो से ये नहीं कह रहा आप कैसे हो या आप क्या कर रहे हो, वो कह रहे हैं आप कैसी हैं, आप क्या कर रही हैं, आप कहाँ थी कल। वो इस तरह बात कर रहे हैं इन मुद्दइयों से, जो कि बज़ाहिर तौर पे जो है वो उनका ओलिया, और जो आप देखें तो आपको पता चले। तो ये सब है। उसके अलावा एक और एविडेंशियल प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि जो मुद्दई है उनके फोन का फोरेंसिक नहीं किया जाता। मुद्दई या कंप्लेनेंट के फोन का फोरेंसिक नहीं होता जो कि बता सकेगा कि ये कब से इस फोन में और क्या क्या हो रहा है, ये राब्ता किससे कर रहे थे, किस साथ राब्ते में थे, क्या ये लड़की बन के या औरत बनकर मुल्जिमान से राब्ते में भी थे, और भी चीजें कर रहे थे उस फोन पे, वो नहीं किया जाता। एडमन भी ये खुद थे बाद केसेस में। जी जी जी, बाज केसों में एडमिन भी थे बिल्कुल। और वो ये भी दिखा देगा अगर इनके फोन में ये तस्वीर स्टोर्ड होंगी या इन्होंने प्लांट की होंगी तो वो भी वो दिखा देगा, वो भी नहीं किया जाता। तो क्रिमिनल फौजदारी कानून में इसको 129G बोलते हैं, कानून शाहादत का। और वो ये कहता है कि एज समवन हु इज प्रोसिक्यूटिंग समवन, एज समवन हु इज द कंप्लेनेंट इन अ केस, वो पार्टी जो प्रोसिक्यूट कर रही है या इल्जाम भेजा या इल्जाम लगा रही है दूसरे पे, उसके ऊपर ये फर्ज समझ जाता है कि वो बेस्ट एविडेंस प्रोड्यूस करेगी। अगर आप ए बी सी में से सी या बी प्रोड्यूस करते हैं और ए जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस आपका हो सकता है आप वो प्रोड्यूस नहीं करते, तो उसकी एब्सेंस, उसको प्रोड्यूस ना करना, उसकी एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस ड्रॉ की जाती है ट्रायल के अंदर। क्रिमिनल ट्रायल कोड जो है उसको नेगेटिव इन्फ्लुएंस देती है, और 129G कानून शहादत ये कहता है कि ये आपके खिलाफ कंस्ट्रू होगा। इस बात पर खामोशी या इस बात को प्रोड्यूस ना करना आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं नूरानी साहब के, कुछ केसेस में आई थिंक इनको ये अंदाजा नहीं होगा कि कुछ सेम वकला जो है वो मेजॉरिटी केसेस में वकालतनामा दे के वकील बन जाएंगे, जैसे मैं और ईमान बन गए बहुत सारे ट्रायल्स में। तो हम जब मुख्तलिफ केसेस को परयूज कर रहे थे तो हम हैरान हो गए ये देख के कि एक केस हमारा रावलपिंडी कोर्ट में चल रहा है जहां पे मुद्दई कहता है कि मैं FIA में गया, मैंने अपना फोन उनको सरेंडर किया और बताया कि ये मेरा फेसबुक अकाउंट है जिसका नाम है आवारा पंछी 4256। इस अकाउंट पर मुझे ब्लैस्फेमी रिसीव हुई, इसलिए मैंने दरखास्त दी, मुल्जमान 5 बंदों को मैंने अरेस्ट करा के ट्रायल करा रहा हूं, मैं मुद्दई हूं। इस वाकये के, इसको फोन देने के बाद 1.5 महीने बाद तकरीबन एक और मुद्दई जो ब्लैस्फेमी बिजनेस गैंग का एक और मेंबर है, वो जाता है FIA CCRC इस्लामाबाद में और वो अपना फोन सबमिट कराता है, सरेंडर करता है और कहता है कि मेरा अकाउंट है आवारा पंछी 4256 और मुझे ब्लैस्फेमी मटीरियल आया, और मुख्तलिफ 5 लोगों के सेट को प्रोसिक्यूट करा रहा है, वहां पे उनका अलग ट्रायल चल रहा है। ये दोनों ट्रायल इस वक्त चल रहे हैं और इन दोनों में ओवरलैपिंग है। मैंने ये सवाल पुट किया FIA के एहलकारों को और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके सिस्टम के अंदर ऐसा कोई सिस्टम है आपके डाटा में, आपके रिकॉर्ड में, कि 2 अकाउंट्स अगर आ जाए इस तरह 2 मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में और दोनों ही मुद्दई क्लेम करें कि मेरा अकाउंट है, मुझे ब्लैसिंग दिलाया है, तो वो ओवरलैपिंग आपका सिस्टम फ्लैग अप करता है, रेज करता है, जिसपे वो कहते हैं कि नहीं हमारा सिस्टम रेज नहीं करता। तो मैंने उन्हें कहा ये तो फिर ओवरलैपिंग अगर मुद्दइयों की है तो मुल्जिमान की भी होगी, कि मुल्जिमान भी एक ही अकाउंट, ब्लैस्फेमी अकाउंट काफी सारे मुल्जिमों पे डाल दिया गया होगा। तो एक अकाउंट तो एक इंसान इस्तेमाल कर सकता है और आप साबित भी ये कर सकते हैं कि अकाउंट एक इंसान कर रहा है इस्तेमाल। आपने मल्टीपल लोगों पर डाल दिया तो मल्टीपल लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं। तो कुछ केसेस में मैंने जो फोरेंसिक एक्सपर्ट है उनसे जरा करते हुए ये सवाल पूछा कि क्या आपका जो सिस्टम है वो फ्लैग अप करेगा इस तरह के अकाउंट्स को, वो उनको फ्लैग अप नहीं करता। इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या मवाद है जो आप फोरेंसिक रिपोर्ट में निकाल सकते हैं मुल्जिम के फोन से जो टेक्निकल रिपोर्ट में ना निकले। तो वो कहता है कि ऐसा कोई मवाद नहीं है जो टेक्निकल में ना निकले और मैं फोरेंसिक में निकाल लूं, वो सेम चीजें हैं। उनसे जब पूछा जाए कि ये जो फेक अकाउंट है, फेक अकाउंट की क्या तशरीह है, क्या ऐसा, तो वो जवाब देते हैं और ये जवाब सब ये दाखिल रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। उनसे जब पूछा गया कि फेक अकाउंट क्या है तो उन्होंने कहा ऐसा कोई भी अकाउंट जो शख्स इस्तेमाल करने वाला अपना असल नाम ना लिखे और अपनी असल प्रोफाइल पिक्चर भी ना लगाए, तो वो पोज कर रहा हो किसी और ऐसे शख्स के तौर पर या फर्जी शख्स के तौर पर जो वो खुद ना हो। तो मैंने उन्हें मुद्दई का अकाउंट पुट किया और मैंने कहा कि ये अकाउंट का नाम आवारा पंछी है, तो ये असल नाम नहीं है और ये आपके सामने खड़े हैं मुद्दई इस केस के, इनको आप जानते हैं, नाम से शक्ल सूरत भी हम देख सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल, और मैंने कहा ये तस्वीर भी इनकी नहीं है, तो ये तस्वीर भी किसी फर्जी शख्स की है फेसबुक पर, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो मैंने कहा ये तो फिर फेक अकाउंट है, तो उन्होंने कहा जी ये फेक अकाउंट है, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है हमारे पास कि हम फेक अकाउंट से दी गई दरखास्त के ऊपर कार्रवाई ना करें। ये उनका बयान है और ये मैं आपको कागजी कार्रवाई अदालती दे सकता हूँ। मतलब इसके अलावा फर्जी नामों से बना के ट्रैप करने का वो सिलसिला है, उसको कंटिन्यू किया जाता है। बिल्कुल, और ये अब इन ट्रायल्स की वजह से हमें इंकशाफ हो रहा है कि ना सिर्फ कि इन्होंने
कुछ खवातीन या लड़कियों को किराए पर रखा हुआ था, उनको माली मुआवजा देते थे लोगों को फंसाने के लिए। बल्कि ये खुद भी 40-40 साल के आदमी जो है शादीशुदा, वो अपने आप को एक औरत बनकर पोज कर रहे थे और औरत बनकर लोगों को ट्रैप कर रहे थे। इसके अलावा एक बहुत खौफनाक चीज जो निकली इनकी टेक्निकल और फोरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर, जो ये जिक्र करते हैं ना कि हमने 40-40 सफों की फोरेंसिक रिपोर्ट है, 100-100 सफों की ब्लास्फेमस कंटेंट है, तो एक बहुत खौफनाक चीज है। वो भी मैं आपको इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन दूंगा, अदालती कार्रवाई की कॉपी दूंगा, जिसमें ये देखा जा सकता है, और मैंने ये पुट किया फोरेंसिक एक्सपर्ट को, कि फेसबुक की एक स्क्रीनशॉट लगाई गई है फेसबुक अकाउंट से, मुलजिम के अकाउंट से, और दिखाया गया है, जिसके अंदर दिखाया गया है कि मुलजिम कब कब अपनी डिवाइस के अंदर लॉग इन होता रहा। जैसे फर्ज करिए मेरे पास ये आईफोन है, तो अगर मैं अपने फेसबुक पर जाकर स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊं तो वो बताएगा कि एक दिन मैंने इस्लामाबाद से लॉगिन किया, और अगर मैं लाहौर में लॉगिन करूंगा तब भी दिखाएगा मैंने लाहौर से इतने बजे लॉगिन किया। वो सारे लॉगिन दिखाता है, और वो फोन की डिवाइस का नाम भी दिखाता है कि आईफोन जो है फलाने मॉडल से हाजी साहब लॉगिन कर रहे थे फेसबुक में। तो ये मुलजमान के जो लॉगिन है मैंने दिखाया, मैंने कहा ये 12 एंट्रीज है, पिछले 2 साल की एंट्रीज भी अगर आप देख लें तो वो सारी एंट्रीज जो है वो एक खास डिवाइस से की गई है जो मुलजिम का, एलिजिडली मुलजिम का फोन है। लेकिन जो आखिरी लॉगिन होता है एफआईए की कस्टडी में, जो लॉगिन होता है वो किसी और फोन में किया जाता है लॉगिन, और वो अकाउंट जब लॉगिन किया जाता है किसी और अकाउंट में, तो मैंने उन्हें बताया कि इसका मतलब है कि मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद, कस्टडी में लेने के बाद, जो डिवाइस आप कागजात में कह रहे हैं कि आपने उससे रिकवर किया है, मगर आप एक आखिरी लॉगिन कस्टडी के दौरान किसी और फोन में भी कर रहे हैं। तो इस तरह तो इसका मतलब है कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट या मेरा फोन के अंदर किसी का भी फेसबुक लॉगिन किया जा सकता है गिरफ्तार करने के बाद, और वो अकाउंट चाहे पिछले 3 सालों से ब्लास्फेमस कंटेंट शेयर कर रहा हो, वो तो मैंने शेयर नहीं किया, ये तो मेरा आईडी नजर आ गई। तो इस बात को उन्होंने एतराफ किया क्रॉस एग्जामिनेशन में कि हाँ ये आखिरी लॉगिन कहीं और का है। उसके अलावा फिर जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज है नारायण साहब, वो तो बेतहाशा है, वो तो दर्जनों के हिसाब से है कि एक गवाह कहता है कि हमने इसको इस वक्त गिरफ्तार किया, दूसरा गवाह उसके बरक्स कह देता है कि हमने पता नहीं किस टाइम पर गिरफ्तार किया। तो वो आखिरी लॉगिन जो फोन में किया जाता है, देखिए ना नारायण साहब, अगर मैं आपको एक लड़की बनकर बुला लूं और अफवाह कर लूं, आप मेरे पास एक प्राइवेट टॉर्चर सेल में हो, मैं आपका फोन आपकी जेब से लूंगा, आपकी फेसबुक ऐप ओपन करूंगा, आपका अकाउंट जो आप अपने नाम से और अपना जो है सोशलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको लॉग आउट करूंगा, और आपके अकाउंट में एक लॉगिन कर दूंगा ब्लास्फेमस, जाना पहचाना ब्लास्फेमस अकाउंट का अकाउंट लॉगिन, और उसका मैं लॉगिन लिखूंगा, पासवर्ड लिखूंगा, आपके फोन में वो लॉगिन हो गया। और अब आपके फोन की गैलरी का दिखाना जरूरी नहीं है, अब आपके फोन की कॉल रिकॉर्ड दिखाना जरूरी नहीं है, अब सिर्फ ये देखा जाएगा कि नुरानी साहब के फोन में एक ऐसा फेसबुक अकाउंट कॉन्फ़िगर्ड है जो पिछले कई सालों से कर रहा हो, ब्लास्फेमी तो कर रहा हो, बट कौन कर रहा होगा, वो मुलजिम नहीं कर रहा होता। तो ये अब इन केसेस में इतना खौफनाक चीज दिखाई गई, जो कि अब मुझे लगता है कि उस वक्त इन्होंने इतना होमवर्क नहीं किया इन बच्चों को फंसाते हुए, और सोचा नहीं कि ये चीज पकड़ी जाएगी। जी आप एक्सपोज हो रहे हैं। हादी भाई ये बताइएगा कि इतने केसेस के अंदर आप ट्रायल में वकील हैं मुल्जमान के, कोई ऐसा इल्जाम है एफआईए साइबर क्राइम विंग की तरफ से? साथ हम अपने कारीन को बताते रहे, नाज़रीन को बताते रहे हैं कि ब्लास्फेमस कंटेंट में ज्यादातर इस तरह की चीजें हैं कि वो बरहना अजसाम है, जिस्म है, और उसके ऊपर बरगजीदा हस्तियों के फर्ज करें नाम लिखे गए हैं। कोई ऐसा केस है जिसमें एफआईए ने स्पेसिफिकली इल्जाम लगाया हो और साबित किया हो कि ये जिस बंदे पे इल्जाम है इसने ये ब्लास्फेमस कंटेंट क्रिएट किया है खुद से, और उसके शवाहिद भी पेश किए? कोई ऐसी चीज आपके सामने आई? बिल्कुल नहीं आई। और भाई साहब किसी केस में इल्जाम जो है वो कंटेंट को क्रिएट करने का नहीं है, और ये मैं आपको कैटेगोरी बता सकता हूँ। और मैंने ये सवाल जो है जो इंचार्ज ब्लास्फेमी यूनिट है, जो हाईएस्ट ऑफिसर थे जो इन केसेस की इन्वेस्टिगेशन देख रहे थे और ट्रायल का हिस्सा भी बने, उनके ऊपर ये सवाल भी पुट किया कि आपके पास इतने ज्यादा बेतहाशा केसेस आ गए, से मुद्दई आ गए, इतना बड़ा इल्जाम एफआईए की क्रेडिबिलिटी के ऊपर और एफआईए के रोल पर लग गया, 400-450 विक्टिम्स हो गए, तो क्या आपने कभी ये कंटेंट, क्योंकि ये नेचुरल कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, एआई से बनाया गया है, फोटोशॉप से बनाया गया है, तो इस बात को वो तस्लीम भी करते हैं कि वो बनाया गया है क्रॉस में, और वो इस बात का जवाब भी देते हैं कि नहीं, हमने कोई ऐसी तफ्तीश नहीं की, हमने कभी फेडरल गवर्नमेंट को नहीं लिखा, हमने कभी सूबाई हुकूमत को नहीं लिखा कि सोशल मीडिया पे ये अकाउंट मौजूद है, हमने कभी नहीं कहा कि ये इसके अंदर जो गैर मुल्की अफराद मौजूद हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन, हमने कभी नहीं देखा या सोचा कि हम इन्वेस्टिगेट कर सकें कि ये कंटेंट कहां से क्रिएट होकर कहां से आ रहा है और कैसे बनाया गया।
जी बिल्कुल, वो इससे पहले रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है 2006 में, 7 में, 8 में के हिंदुत्व के जो लोग हैं, सब दे रहे हैं कि हर जगह पे इंतहा पसंद हर मुल्क में होते हैं, तो वो इस तरह का ब्लास्फेमस कंटेंट वहां पे अपने स्कोर सेटल करने के लिए करते थे, और बाद लोग ऐसे थे जो फैलाते भी थे। अब यकीनन उसी तरह की कोई साजिश है, यकीनी तौर पे साजिश होगी, और बच्चों को इस सारे ट्रैप के अंदर फंसाया गया। अभी हम आते हैं दो वाकयात की तरफ। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक चीज हुई, वो मैं आपसे बाद में सवाल करता हूं, पहले मुझे एक छोटा सा मुख्तसर सा बताइएगा कि 14 फरवरी को मैंने आपसे राब्ता किया, उस दिन पार्लियामेंट में भी बहुत आग लगी, बाद में मीडिया में भी बहुत आग लगी, लेकिन आपने मुझे अदालतों के हवाले से कुछ बताया था कि वकीलों को सबको पता था कि कोई खबर आ रही है, ये क्या बात थी हादी भाई? जी, ये जो आपकी जो रिपोर्ट अब्दुल्ला शाह की बाबत आ रही थी, उसका बड़ा जो है बेताबी से इंतजार था, और उसके बारे में जो है सब हल्के बात कर रहे थे कि वो रिपोर्ट आनी है और कोई ऐसा मर्डर केस है, क्योंकि आपको आपकी जो रिपोर्ट है वो तो बहुत तफसील में जाती है और सारी चीजों को डॉक्यूमेंट्री प्रूफ करती है और सब दिखाती है ट्रेल पुलिस इन्वेस्टिगेशन का। बट स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट है उसके अंदर भी आपको याद हो तो उसके अंदर जिक्र है कि राव अब्दुल रहीम नाम के वकील के ऊपर एक कत्ल के मुकदमे का इल्जाम जिसमें उसने कॉम्प्रोमाइज करवा लिया, तो ये जिक्र वहां से भी शुरू हुआ था। तो उस जिक्र के बाद जो है ये बातें जो है वो लीक हो रही थी, आउट हो रही थी कि ऐसी कोई रिपोर्ट आ रही है। बज़ाहिर ऐसी कोई खबर पहले से फैला दी गई थी कि इससे पहले कि कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आए जो सबूतों और रिकॉर्ड से साबित करे, उसको काउंटर करने के लिए कोई काम किया जाए। तो ये बातें बिल्कुल सहाफी हल्कों में भी और काउंटर किया वकला भी के गया। हाँ जी, उधर अदालतों में भी हुआ, इल्जामात लगे, और साफ ज़ाहिर है कि उसके बाद फिर पार्लियामेंट में भी हुआ, फिर मीडिया के अंदर भी पता नहीं क्या क्या इतना इश्तियाल फैलाया गया, खुदा की पनाह, और साफ ज़ाहिर है पूरी काज को उस तरह से उल्ट पुलट करने की कोशिश की गई। हादी भाई ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा ही दिलचस्प मंजर हुआ कि ये काफी सारे वकील इकट्ठे होकर आ गए और बाकायदा जस्टिस सरदार एजाज साहब को प्रेशराइज करने की कोशिश की। ये कुछ वाकया की तफसील हमारे देखने वालों को बताइएगा प्लीज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ? जी बिल्कुल, ये 28 तारीख को पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और हम वहाँ मौजूद थे, और विक्टिम फैमिलीज भी वहाँ मौजूद थी, और वो माएँ बूढ़ी-बूढ़ी और वो बच्चों के बाप और ऐसी खवातीन जिनके शौहर थे, ऐसे बच्चे जिनके वालिद थे, वो सारे इसमें ट्रैप हुए थे, तो वहाँ बैठ कर रो रहे थे और दुआएँ कर रहे थे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से जो अपना रोल प्ले किया और एक इंसाफ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक बात की और कहा कि जब इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, इतनी बड़ी रिपोर्ट्स आ गई, एनसीएचआर और स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट और आपकी रिपोर्ट का भी जिक्र हुआ वहां पे, तो उसकी रोशनी में वो कमीशन बनाने का लास्ट टाइम अंदिया दे चुके थे, डायरेक्शन दे चुके थे फेडरल गवर्नमेंट को। तो जैसी हियरिंग स्टार्ट हुई वहां पे काफी सारे जो है वो मुकला मौजूद थे ब्लेसिंग बिजनेस गैंग की तरफ से, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्राइवेट हजरात भी मौजूद थे जो कि इंटिमिडेट कर सकें, माहौल को कशीदा बना सकें और शो कर सकें कि कोई, और ये बाय द वे उसमें जो नाम निहाद मजहबी जमात, इंतहा पसंद मजहबी जमात के लोग भी थे। जी, जी, बिल्कुल, ये बज़ाहिर जो है ज़्यादातर लोग टीएलपी के कारकुन लग रहे थे, और काफ़ी सारे लोग इस तरह। जी, जी, बिल्कुल, और ऐसे ये पुलिस मैं आपको बताता चलूँ। की बात करता हूँ, ऐसे लोग जब अदालतों में आते हैं, हाई कोर्ट में आते हैं, जजेस को प्रेशराइज करने के लिए पुलिस नहीं रोकती, फैमिली भी बैठी होती है, उनको हरासा किया जाता है, सब ज़ाहिर है अभी इल्जाम साबित नहीं होता मुल्ज़िमों पे, और उनकी फैमिलीज को एक तरह से मतलब है कि तौहीन करने वाला कंसीडर किया जाता है, तो पुलिस कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती और नहीं रोकती ये मजहबी जो इंतहा पसंद जमातों के लोग जब आते हैं अदालत में। नुनाइल साहब, पुलिस अपनी जो है वो जितनी उनकी कैपेसिटी और होती है उस वक्त सलाहियत, उसके मुताबिक जो कर सकती है विदाउट गेटिंग इनटू ट्रबल। आपको पता है कितना खौफ इन लोगों के बारे में है, और ये एक दो बातें मैं आपको बताता चलूं कि जब ये हियरिंग्स पे आते हैं तो दो चीजों का जिक्र ये जरूर करते हैं। जो इनका धमकी देने का स्टाइल है, वो धमकी क्या होती है कि एक तो ये मुबारक सानी केस का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि देखें क्या हुआ और क्या हो गया उसके बाद। दूसरा ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि ये जो केसेस हैं और इन केसेस में अगर इनकी मर्जी का नतीजा ना निकला तो मुल्क बंद कर दिया जाएगा, मुल्क में आग लग जाएगी। ये खुलेआम ये बात करते हैं। तो ये इनका हरासा करने का तरीका है कि अगर हमारी मर्जी का फैसला ना किया तो हम ये कर देंगे और तुम जिम्मेदार होगे इसके। तो उस दिन भी जब ये हियरिंग स्टार्ट हुई तो जो है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहला सवाल ही जो है वो सरकारी नुमाइंदे वकील जो खड़े थे एईजी ऑफिस से, उन्हें ये कहा कि क्या हुआ, कमीशन अपॉइंट बन गया है, तश्कील हो गई है? तो उन्होंने कहा हमें टाइम चाहिए। तो कोर्ट ने उनकी सरजनिश की और कोर्ट ने कहा कि आपको अगर इतने दिनों में, इतने हफ्तों में आपसे नहीं बना कमीशन तो अब आप क्या बना लेंगे? मैं 1 घंटे के लिए इसको मुलतवी कर रहा हूँ पेशी को, घंटे बाद आप दोबारा अदालत में आए और मुझे बताएं कि आप वो फाइल किधर है जिसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की कमीशन बनाने के लिए। तो इस पे जो है वो जो मुकला आए हुए थे इनकी तरफ से, ब्लेसिंग बिजनेस गैंग की तरफ से, उन्होंने चीखों पुकार शुरू कर दी और उन्होंने एक जो है ना सूरत हाल इतनी कशीदा बना दी
कि वो ऑनरेबल कोर्ट को बिल्कुल हरासा करने की और कंटेम्प्चुअस उनका बिहेवियर था। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा मामले की हसासियत को जानते हुए बड़ा रिस्ट्रेंट शो किया ऑनरेबल कोर्ट ने, और बहुत तरीके से उस चीज को हैंडल किया, उनकी बात सुनी, उन्हें पूरा मौका दिया बोलने का, बट उनकी टोन का जरूर जिक्र किया। ऑनरेबल कोर्ट ने जिक्र किया कि आप जिस टोन में कोर्ट को मुखातिब कर रहे हैं ये टोन ठीक नहीं है और ये कंटेम्प्चुअस बिहेवियर है। एक मौके पर तो एक वकील साहब की तरफ से ये कहा गया कि आपकी वजह से ये ब्लास्फेमी हो रही है, आपने जो कमीशन का इंतजाम दिया है, जिसपे कोर्ट ने उन्हें बावर कराया कि मेरा ऑर्डर रिटन मौजूद है और मेरे ऑर्डर को पढ़ के देखा जा सकता है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कमीशन बनने से जो है ये ट्रायल्स ना हो या ट्रायल्स रोके जाए, और ट्रायल्स आपको पता है चल रहे हैं, हम रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट से पेश हो रहे हैं, जिरा हो रही है, कई बार ट्रायल रुका कमीशन की वजह से। तो इस पे उन्होंने उन्हें बताया कि आप अपनी जुबान को संभाल कर बात करेंगे और ऑनरेबल कोर्ट को इस तरह मुखातिब नहीं करेंगे। जिसके बाद वो जरा उन्होंने अपॉलोजाइज किया, उन्हें गलती के शायद एहसास हुआ, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली कोर्ट को हरासा करते रहे, कोर्ट पर चीखते रहे कि आप ये कमीशन नहीं बनाएंगे, आप ये कमीशन नहीं बना सकते, आप ये कमीशन नहीं बना सकते। तो इस पे कोर्ट ने 14 मार्च की पेशी थी और उनके रिटर्न रिप्लाईज मांगे, जिसको सुनने के बाद वो फैसला करेंगे। लेकिन वहां पे जो फैमिलीज मौजूद थी वो सब जिस तरह के साथ खड़े थे, जिस कहानी का वो जिक्र कर रहे थे, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट में हरासा करते हैं। एक केस जो है वो वाजिद जरी एक्यूज का केस है, जिसको जब ट्रायल कोर्ट से सजाए मौत सुनाई गई तो ये पूरा गैंग, ये क्रिमिनल माइंडेड लोग, ये सारे मुनज्जम होकर उसके गांव गए, गांव में मस्जिद में ऐलान किया, वहां पर उसके घर के बाहर एहतजाज किया, उसके खिलाफ पेनाफ्लेक्स लगवाए। ये सब बातें रिकॉर्डेड है, ये सब बातें मौजूद है, और ये वो अपना मॉब इकट्ठा करके लोगों को हरासा करके इस तरह ये पैसे निकलवाते हैं और बहुत देर तक निकलवाते रहते हैं लोगों से पैसे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हादी भाई, बिल्कुल आपने जबरदस्त तरीके से सारा एक्सप्लेन किया किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई। फैक्ट फोकस की इब्तिदाई रिपोर्ट में तफसील से जब एक तरीकाकार का बताया गया था ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का, तो उसका एक अहम इंग्रेडिएंट ये था कि जब भी अदालतों में हियरिंग होती है तो इस तरह जत्थे अमूमी तौर पे जत्थे बन के आते हैं, बाहर पहले अदालतों के नारे लगाए जाते हैं, जज को सब रह के एक तरीके से मुकम्मल तौर पे प्रेशराइज कर दिया जाता है। आप जानते हैं तारीख इससे पहले भी ब्लास्फेमी केसेस के अंदर जजेस ने कहीं पे भी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश की तो किस किस तरह के वाकयात हुए। खैर इसमें हुकूमत अभी तक खामोश है। अल्टीमेटली हुकूमत को, मुआशरे को, मुल्क को नुकसान होगा अगर इस इंतहा पसंदी का रास्ता रोकने की कोशिश, शऊरी कोशिश जो है हुकूमत की तरफ से ना की गई, और ये अदालतों को इसी तरीके से डरते और धमकाते रहेंगे। हाजी साहब, इसी तरीके से फैक्ट फोकस ने यह भी रिपोर्ट किया है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज, ये वो जज हैं जो वकील थे 2012 में रिमशा मसीह, जो 10-11 साल छोटी बच्ची थी इस्लामाबाद में जिसपे कुरान का सफर दिलाने का इल्जाम लगाया गया था, ये उसके खिलाफ वकील थे। इन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगाए बाकायदा एक्टिविस्ट के तौर पे, एक सिर्फ वकील होता है, ये बाकायदा एक्टिविस्ट से, और ये बयानात देते थे। राव अब्दुल रहीम जो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के सामने इस वक्त सरबराह है, वो इनके साथ थे, और ये वहां से कहानी शुरू हुई। एक एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते हुए इन्होंने जो इल्जाम लगाया, इनके कैरियर का उस वक्त तक का सबसे बड़ा कारनामा था, वो झूठा साबित हुआ। लेकिन 2016 में माशाल्लाह ये लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच गए, ये तो हमारा निजाम है। लेकिन खैर उसके बाद भी ये एक्टिविस्ट थे, अगर एक्टिविस्ट जज चलो बन भी गया तो उसके पास किसी और तरह के मुकदमा आ जाए, ब्लास्फेमी से रिलेटेड जो भी मुकदमा आता था वो जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज की अदालत में आ जाता था, हालांकि वो खुद ब्लास्फेमी के खिलाफ एक्टिविस्ट हुए थे। एक एक्टिविस्ट कैसे फैसला कर सकता है, एक तो ये बात है। लेकिन हमने देखा कि अब्दुल्ला शाह कत्ल केस जिसका हमने जिक्र किया पिछले प्रोग्राम में भी, उसके अंदर भी जब वो चल रहा था, जब साबित होने लगा तो ये उसकी पिटीशन लेके बैठ गई और बड़े अजीबोगरीब इन्होंने फैसले जारी करना शुरू कर दिए। अब भी एनसीएचआर जो है कौमी अदारा, उसकी इतनी जबरदस्त रिपोर्ट और पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जिसके एक एक कंटेंट को फैक्ट फोकस ने शवाहिद के साथ साबित कर दिया, उसके बारे में भी वहां पे वो केस लेकर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि जी ये तो एफआईए की रिपोर्ट ने उसको को गलत साबित कर दिया है, पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट को। हालांकि पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है ही एफआईए के गलत रोल और ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग के साथ एक जो उनका नेक्सस है उस हवाले से। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या कोई जज इस तरीके से, इस हवाले से ये वाले केसेस सुन सकता है? कानूनी राय क्या है आपकी आदि साहब? देखें, कानून तो बड़ा क्लियर है और मैं आपको अपनी कानूनी राय दे सकता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या एक जज की जो है अप्रोच या पोजीशन के ऊपर बायस्ड होने का इल्जाम अगर एक विक्टिम साइड की तरफ से, एक पार्टी की तरफ से हो, तो प्रोप्राइटरी के असूल ये कहते हैं और कानून ये समझता है कि उनको उससे अपने आप से अलग कर लेना चाहिए। हाई कोर्ट में इसलिए मल्टीपल जजेस होते हैं, उनकी मल्टीपल एक्सपर्टीज होती हैं, उनकी मल्टीपल बैकग्राउंड होते हैं, और जब वो देखते हैं कि ऐसा कोई केस आ जाए जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो अपने आप को खुद अलग कर लेते हैं और कहते हैं कोई और सुन ले, इसके अंदर कानून तो वही फॉलो होना है। तो कानून तो वही है, लेकिन जहां तक केसेस की बात है तो वहां पे ये इल्जाम से कुछ आगे की बात है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि
एक देखें राव अब्दुल रहीम और को एज अ सरगना समझ के इस गैंग के खिलाफ ये सारी जो है वो कॉज चल रही है, मूवमेंट चल रही है। और उस केस में अगर एक पार्टी का जो सरगना है वो ये कहे कि ये जज साहब जो है मेरे उस्ताद मोहतरम है, वो ये सोशल मीडिया पर लिखे कि मेरे उस्ताद मोहतरम है, तो नॉट बिफोर लिस्ट होती है नॉर्मल जस्टिस की, जो कहते हैं कि ये मेरी नॉट बिफोर लिस्ट है, ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे पुराने पार्टनर हैं, ये मेरे चेंबर फेलोज हैं, ये मेरे शागिर्द हैं, ये मेरे सामने पेश ना हो, क्योंकि मेरा दिमाग जो मैं फैसला करूंगा अगर मैं इनके हक में करूंगा तो कहा जाएगा कि मैंने जो है बायसनेस की वजह से, अपने ताल्लुक की वजह से, हिस्ट्री की वजह से दिया है, और अगर खिलाफ दूंगा तब भी दूसरी बात हो सकती है, तो वो बेहतर होता है अलग कर लेना। बट इस केस में तो ऐसी तस्वीर सर्कुलेट कर रही है, जो तस्वीर जो जारी बात है, उनका एक ताल्लुक अगर उनसे रहा तो वो उनके साथ और भी जगहों पे इंटरेक्ट करते रहे, बोलते रहे, चाहे आप उनकी एज एक्टिविस्ट सोच को इसमें कंट्रोवर्शियल ना भी हम अगर बनाए, मगर ये जो इतना करीबी ताल्लुक है एक पार्टी के साथ वो नहीं। मुझे इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया याद आ गया, एक कंपैरिजन मैं आपको ड्रॉ कर दूं कि पिनोशे, एक मैं उसका मुल्क शायद भूल रहा हूं, बट उसका डिक्टेटर था, उसने एज अ फौजी डिक्टेटर वहां पे हुकूमत की, टॉर्चर की, कत्ल गारत की, और फिर उसने इंग्लैंड में पनाह ले ली। और उसके खिलाफ जब वहां पे केस चला, आई थिंक नेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी गया, इंग्लैंड की सुप्रीम कोर्ट में भी गया, तो वहां पे लॉर्ड होप एक जज थे, और लॉर्ड होप ने फैसला देने में अपना पार्ट प्ले किया था एज अ जज, सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट में। तो वो फैसला कलअदम हो गया, वो वापस ले लिया गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, इस बुनियाद पे कि लॉर्ड होप एक जमाने में एमनेस्टी इंटरनेशनल के लीगल काउंसिल रहे, या उन्हें कंसल्टेंसी देते रहे, और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसमें एमिकस क्यूरी थी या पार्टी बन चुकी थी, क्योंकि एक वो डिक्टेटर के खिलाफ केस था, इस बात पर कि आप वहां रहे तो फिर आपने यहाँ फैसला दिया तो आपका कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत बुनियादी चीज है, और यहाँ पे तो बहुत ठोस बातें ऐसी हैं, एक तासुर दे दिया गया है, एक तासुर पब्लिक स्फीयर में चले गया है, 400 450 विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज ये समझती हैं कि ये जो जज हैं उनका ताल्लुक, ऑनरेबल जज का ताल्लुक बहुत करीबी है उस पार्टी के साथ, वो एक न्यूट्रल अनबायस्ड माइंड के साथ फैसला नहीं दे सकेंगे, इस सूरत हाल में उन्हें अलग कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आदिल साहब वक्त देने का, आपसे इस हवाले से रहनुमाई लेते रहेंगे जी।